दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे मांगलिक दोष के विषय में। पहले कार्यक्रम में हम देखे कि आखिर मंगल दोष बनता कैसे है। उसके दूसरे भाग में हम देखे कि 2 गुना मांगलिक, 3 गुना मांगलिक, 4 गुना मांगलिक क्या होता है, कब ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पति या पत्नी से सेपरेशन की स्थिति आ जाती है, तलाक की स्थिति आ जाती है, विधवा या विधुर होने की स्थिति आ जाती है। आज हम देखेंगे कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर मांगलिक दोष तो बनता है लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, चलिए फिर आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यदि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल देव है तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन यदि मंगल देव द्वितीय भाव में बैठे हुए हों तो फिर भी उनकी उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में जाती है। यदि द्वितीय भाव में बुध देव की राशि है, मतलब 3 नंबर या 6 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, 3 नंबर मतलब हो गया मिथुन राशि और 6 नंबर मतलब हो गया कन्या राशि, ऐसे स्थिति में मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। यहां 3 नंबर कब लिखाएगा? जब कुंडली 2 नंबर से चालू होगी, 2 यहां आएगा तो 3 यहां आएगा। और 6 नंबर कब लिखाएगा? जब कुंडली 5 नंबर से चालू होगी। जब सिंह लग्न होगा, सिंह लग्न से चालू होगा तो दूसरे नंबर में 6 लिखा हुआ आ जाएगा, कन्या राशि लिखी हुई आ जाएगी। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, चौथे भाव में शुक्र देव की राशि हो, मतलब यहां पर 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर। 2 नंबर मतलब हो गया वृष और 7 नंबर मतलब हो गया तुला। यदि चौथे भाव में 2 या 7 नंबर की राशि है और यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं तो फिर भी मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। सप्तम भाव की यदि मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहां पर यदि मंगल देव उच्च के हो गए, अर्थात 10 नंबर की राशि लिखी हुई हो, मकर राशि यदि 7वें भाव में लिखा हुआ और वहां पर यदि मंगल देव आकर बैठ जाए तो फिर भी मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अष्टम भाव के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो वहां पर 9 या 12 लिखा हुआ हो, 9 मतलब हो गया धनु, गुरु की राशि, 12 नंबर मतलब हो गया मीन, वह भी गुरु की राशि है, बृहस्पति देव की राशि है। अष्टम भाव में यदि गुरु की राशि हो, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर यदि मंगल देव बैठे हुए हैं तो मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवी चीज, यदि 12वें भाव में बुध की राशि हो, 12वें भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, या 12वें भाव में मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो तो फिर भी मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। छठवीं बात, गुरु यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों। देखिए, गुरु जो होता है नैसर्गिक रूप से भाग्य के कहीं ना कहीं पर कारक है और नैसर्गिक सबसे शुभ ग्रह भी है। तो गुरु जिस व्यक्ति के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों वहां पर काफी हद तक मांगलिक दोष कम हो जाता है। इसके बाद देखिए, मैं 2-3 कार्यक्रम पहले एक कार्यक्रम बनाया हुआ था अति योग कारक ग्रह के विषय में। उसमें हम बात किए थे 2 नंबर और 7 नंबर लग्न वालों के लिए सिंह, कर्क और 2 नंबर और 7 नंबर वालों के लिए शनिदेव, 4 नंबर और 5 नंबर अर्थात कर्क और सिंह वालों के लिए मंगल देव बहुत योग कारक होते हैं। इसी प्रकार से जो कुंडली 10 नंबर और 11 नंबर से चालू होती है मकर तथा कुंभ से, उनके लिए शुक्र देव बहुत ज्यादा योग कारक होते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो उसमें मैं एक बात किया था कि कर्क लग्न और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल देव को एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर मिलता है तो मंगल देव बहुत ही ज्यादा योग कारक हो जाते हैं। किनके लिए? जिस व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हो या सिंह लग्न में हो। तो यदि आपकी कुंडली 4 नंबर या 5 नंबर से चालू होती है तो फिर भी, या आपकी चंद्र राशि जो है वह 4 नंबर या 5 नंबर से चालू होती है
तो फिर भी मंगल देव का जो मांगलिक दोष है उसका काफी हद तक प्रभाव कम हो जाता है। मंगल देव इन किन्हीं भी भावों में, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में, यदि मंगल देव स्वक्षेत्री होकर बैठे हो, उच्च के होकर बैठे हो, तो उनका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा, छठवां और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह हो, मंगल देव चलो मांगलिक दोष बना रहे हैं केंद्र में कहीं पर भी बैठ के, कोई इशू नहीं है। यदि बाकी पापक ग्रह तीसरे, छठवें और 11वें भाव में हो और केंद्र और त्रिकोण में बाकी 4 शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हो, तो फिर भी मांगलिक दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। हम 8 से 10 कंडीशन देख चुके हैं जहां पर मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो यह सब चीजें हैं। इन सभी चीजों को जब हम माइन्यूटली एनालाइज करते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में कोई व्यक्ति कितना % मांगलिक है, और वह घटनाक्रम जो मांगलिक दोष के बिहाफ में बोला जाता है कि मांगलिक होने से यह घटनाएं घटेंगी, वह वाकई घटता है या नहीं, इन सारे कैलकुलेशन को करने के बाद हमें समझ में आता है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर मंगल दोष के विषय में, इसके उपाय के संबंध में आपसे बात करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आज आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप एक साथ चारों के चारों कार्यक्रम को एक साथ देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, यह पार्ट 3 है, इसके बाद हम पार्ट 4 लेकर आएंगे। आप चारों कार्यक्रम को एक साथ देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मांगलिक दोष से संबंधित आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए जैसे जैसे शहर की ओर गांव से लोग आ रहे हैं वैसे वैसे सभी लोगों का घर छोटा होते जा रहा है। घर छोटा होता है तो कबाड़ घर से निकल के सबसे पहले छत में पहुंचता है। छत को हर हमेशा साफ रखिए, छत में कबाड़ मत रखिए, इससे निगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। छत हर हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है, छत में हमें कबाड़ नहीं छोड़ना है। चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर इसी मंगल दोष के कार्यक्रम को एक चौथा कार्यक्रम बनाकर लेकर आऊंगा, जिसमें उसके उपाय के संबंध में आपके साथ मैं कुछ उपाय रखूंगा, कुछ बात करूंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे दोस्तों। धन्यवाद।